हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आता है पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कवर करता है आर्टिकल 12 टू 35, 12 से 35 आर्टिकल को कवर करता है। तो बेसिक इंस्पिरेशन जो हमने बोरो किया ये फंडामेंटल राइट का फीचर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से किया। बिल्स ऑफ राइट जो वहाँ का है वही हमारे यहाँ। तो ये अडॉप्ट किया गया था बेसिकली 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। बट अभी अगर आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बोरो किया गया है। ठीक है, इस फीचर को। फिर पार्ट थ्री को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, लैंडमार्क डॉक्यूमेंट, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो ठीक है, एक लैंडमार्क चेंज आ जाता है जहाँ से, वो डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसका अगला फीचर ये जस्टिफिएबल है कि नहीं है, मतलब कोर्ट में आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो आपको स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। स्टेट मीन्स योर नेशन, आपकी कंट्री, और उसके अगेंस्ट में आपको जो मिला है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट। तो इसलिए अगर स्टेट आपको उस चीज़ से वंचित रखता है तो आप उसके खिलाफ अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन या वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्टिशिएबल है। तो ये अगला फीचर हो गया इसका। फिर बात करते हैं फंडामेंटल, हाँ, तो फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपको दिए गए अगेंस्ट द स्टेट, ताकि स्टेट के ऊपर ये एक तरह का बाउंडेशन क्रिएट करता है। ठीक है, ताकि स्टेट एक अथॉरिटेरियन स्टेट ना बन जाए, डिस्पोटिक मतलब निरंकुश शासन ना हो जाए किसी भी तरह का। इसलिए वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर, हाँ, फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड्स है, ठीक है, इसीलिए उसको फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल आपको एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, इसी से इंसान का मतलब इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल जो है वो डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का पॉसिबल होता है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। आपको आप आगे देखोगे, राइट टू लाइफ है ना, बहुत बेसिक राइट्स है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो बहुत किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटा दिया गया मीन्स उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू लीगल राइट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया, उसको चेंज कर दिया गया। आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया, पार्ट 12 में। उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। मतलब उसके लिए आप फिर वो कोई रिट्स के माध्यम से आप कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। उसमें आपका लीगल प्रोसीजर्स हैं, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हाँ, देखिए, अब चूंकि फंडामेंटल राइट आपको स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, तो इसलिए स्टेट क्या है आखिर। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 12। यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल जो स्टार्ट हुए हैं राइट टू इक्वलिटी, वो आर्टिकल 14 से हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट। स्टेट मीन्स वॉट, जिसके खिलाफ आपको ये, जिसके अगेंस्ट में आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो स्टेट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है उसमें पार्ट 3 में जो डिफाइन किया गया है, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब सरकार, संसद, भारत की सरकार, उसकी कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, यूनियन केंद्रीय सरकार की, और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ मतलब पंचायत हो गई आपकी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी गवर्नमेंट, आप ये सोचो ना, जिसमें भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो स्टेट बॉडी है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी, इवन जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, अगर उसमें भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है तो वो भी स्टेट की कैटेगरी में ही आएगा। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट विल फॉल्स इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो बाकी जितने भी पीएसयूज़ हो गए, आपको जहाँ पे भी पब्लिक इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जहाँ पे लगेगा वो स्टेट की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो ये कहता है कि लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो विधि सम्मत लॉज नहीं है, ठीक है, ये उनकी बात करता है। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि जो भी लॉज, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, वो लॉ न्यायिक जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशल रिव्यू कर सकती है, और उस लॉ में या तो जो भी प्रोविज़न इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है जो भी प्रोविज़न, या तो उस प्रोविज़न को हटा दिया जाएगा, नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा, और अगर पूरा पूरा लॉ ही वैसा है तो पूरे पूरे लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो यही छोटी सी केस था इसमें, आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि जुडिशल रिव्यू का अगर क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 13 ही है, ठीक है। और वो कैसे टूल, किस टूल का आप यूज़ करोगे उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है आर्टिकल 32, ठीक है, जो आप रिट्स के लिए यूज़ करते हो, और हाई कोर्ट बाय द आर्टिकल ऑफ 226, ठीक है, 32, 226 ऐसे याद रखो, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केस है। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ। देखिए, आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इज़ नॉट अ लॉ, हैंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। और ये केशव नंदा भारती केस 1973 में ये वर्डिक्ट है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो किसी भी तरह का लॉ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको चैलेंज नहीं, इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया सकता। लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर जो बेसिक फीचर्स होते हैं, यहीं पे बात आएगा बेसिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा। उसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो अल्टीमेटली वो जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आगे के आर्टिकल्स। थैंक यू।